इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां दलित युवक के साथ बेइज्जती की गई है, अमानवीयता की गई है। हक मांगने पर दबंग बदमाशों ने दलित युवक को जूतों की माला पहनाई, अमानवीयता की और इसके साथ मारपीट की गई। बहरहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें। और इतना ही नहीं, इन दबंग बदमाशों ने, गुंडों ने इस युवक का वीडियो भी बनाया। दलित मजदूर की पिटाई की गई, दबंग गुंडों ने अमानवीयता दिखाई, उसे जूतों की माला पहनाई, मुंह काला किया। ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि पीड़ित ने इन गुंडों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बहरहाल SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिरकार प्रदेश में क्या बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि किसी को भी अपने हिसाब से कहीं पर भी वे कुछ भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान की 21वीं सदी की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दलित युवक के साथ न केवल दरिंदगी, अमानवीयता की गई है, मारपीट की गई है, उसका मुंह काला किया गया, उसके जूतों की माला पहनाई गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित दलित पुलिस से गुहार लगा रहा है न्याय की। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर दबंग गुंडे किस तरीके से अपनी गुंडाई को अंजाम दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इस दलित मजदूर का कसूर इतना था कि इसने अपना हक मांगा और ये इन दबंग गुंडों से सहन नहीं हुआ। सरेआम उसके साथ मारपीट की गई, उसका वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर यह वायरल तस्वीरें, जो वीडियो सामने आया है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सिरोही से ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या पुलिस इन दबंग गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, क्या इनको सलाखों के पीछे डालेगी। एक नजीर पेश की जाएगी, जिससे दलित अत्याचार के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दबंग गुंडों ने दलित युवक की पिटाई की, मारपीट की, उसके साथ अमानवीयता की, बेइज्जत किया और जूतों की माला पहनाई। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से प्रदेश को शर्मसार करते ये दबंग गुंडे आए दिन इस तरह की हरकतों को, इस तरह की करतूतों को, इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक सिरोही से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या जानकारी है इन तस्वीरों को लेकर के? जी अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये मामला जो है बड़ा ही शर्मनाक मामला है। यहाँ पर देखा जाए तो एक मजदूर था, दलित मजदूर था, जो होटल पर जो काम करने के लिए गया हुआ था। वहां पर वो लाइट फिटिंग का जो है जो काम मजदूर था, जो लाइट फिटिंग के दौरान जो है उस होटल पर गया हुआ था। और उन दबंगों ने लाइट फिटिंग करने के बाद में जब उस मजदूर ने अपना हक मांगना चाहा, लेकिन दबंगों ने पहले तो उसके साथ में मारपीट की, उसके बाद में जूतों की माला पहनाई और पूरा जो मंजर जो है एक वीडियो में बनाकर जो है सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जिसके बाद में कहीं ना कहीं उस पीड़ित को जो है कहीं चोटें आई, वह सरकारी अस्पताल में गया, इलाज लिया और उसके बाद में सिरोही कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया। और जो दर्ज करवाने के बाद में जो है पुलिस जो है उन आरोपियों की पकड़ के लिए टीम बनाई गई है और आरोपियों को जगह जगह जो है पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। ये प्रतीक, ये जो तस्वीरों में ये दबंग गुंडे कैद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें सामने आई है, इनकी पहचान क्या है? किस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं? ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं। कौन है ये? जी अमन, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ के जो रसूखदार बताए जा रहे हैं और जो एक तो सिरोही के पास बांडवा गांव का निवासी जो वो बताया जा रहा है, वो एक ही गांव के होने के बाद भी जो है इन दबंगों ने इस आपराधिक वारदात को जो है अंजाम दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद में जो पुलिस की कार्यशैली पर भी जो सवाल उठते हैं और इन दबंगों में जिस प्रकार अपने इस कारनामे को कर जो अपनी
दबंगाई बताई है, जिससे कहीं ना कहीं इसे दबंगई नहीं, ये गुंडाई है एक किस्म की, जो हमेशा कमजोरों के खिलाफ अपनी गुंडाई दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं और कानून को हाथ में लेकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस तरह के गुंडों को सबक सिखाना बेहद जरूरी है और पुलिस के सामने एक चुनौती है कि इस तरह के गुंडों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सलाखों के पीछे इन्हें डाला जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है बाड़मेर में, जहां पर तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ ये तकनीकी सहायक गिरफ्तार किया गया है। रतनपुरा जीएसएस पर कार्यरत है रुकमेश मीणा, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी एसीबी के कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुड़ामालानी क्षेत्र में रतनपुरा जीएसएस पे कार्यरत तकनीकी सहायक जो है रुकेश मीणा है, इसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम इसे पूछताछ भी कर रही है और मौके पे है। साथ ही कृषि कनेक्शन देने के एवज में ये रिश्वत राशि मांगी गई थी। एसीबी के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है रामनिवास सुंडा, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई है और कार्रवाई फिलहाल चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी कार्रवाई एसीबी की तरफ से की गई है और ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई की तस्वीरें हैं जो एसीबी ने छापा मारा और इसी दौरान एसीबी ने ट्रैप किया है तकनीकी सहायक, जिसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया रिश्वत लेते हुए, रिश्वत की रकम के साथ। बहरहाल ये कार्रवाई अभी जारी है। जेईएन की भूमिका भी संदिग्ध है। और सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सहयोगी प्रेमदान बता रहे थे कि किस तरीके से ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है, तकनीकी सहायक की गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल लगातार जांच एसीबी कर रही है इसकी भूमिका को लेकर के, बाकी अन्य लोगों की भूमिका को लेकर के। बड़ा सवाल यह कि आखिरकार एसीबी की कार्रवाई होती है, उसके बावजूद ये भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधे हम आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां पर स्वामी रामदेव अधिवेशन संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बाबा रामदेव? और अब अपनी पेन और डायरी निकाल लीजिए। मैं धारा प्रवाह भी भाषण देता हूं, लेकिन आज तुमको कुछ सीख देने आया। तो कुछ गहरी बातें मैं चाहता हूं कि आपके दिल में, दिमाग में, क्योंकि 2-3 बातों के बाद में आधा घंटे के बाद पूछा जाए कि क्या बोला था, बोले बहुत अच्छा बोला था, बोले क्या बोला था, बोले ये मत पूछो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो आज आपके हाथों में बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अतीत के बोझ, अतीत के गौरव और स्वाभिमान के साथ वर्तमान के शौर्य और पराक्रम के साथ नव भारत के सपने गढ़ने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जिन संकल्पों से आपको सींचा जा रहा है विद्यार्थी परिषद में, अब आने वाले उस भारत को गढ़ना जो विश्व का आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, सब प्रकार से विश्व का नेतृत्व करने में भारत समर्थ हो, वो जिम्मेदारी आप विद्यार्थी परिषद के भाई बहनों को अपने हाथों में लेंगे। राज्य सत्ता अपना काम करते उसको करने दो। और राजनीति आंशिक परिवर्तन कर सकती है यदि आत्मानुशासन से लेकर के शासन में भी यदि कोई बड़ा परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है तो विद्यार्थी परिषद का कार्य करता है। और मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं, बहुत चुनौतियां हमारे सामने। एक तरफ लेनिन, मार्क्स और माओ के हिंदुस्तान में कुछ चेले घूमते हैं। अच्छा, उनका लेनिन, मार्क्स, माओ उनका फूफा लगता है, उनका रिश्तेदार लगता है, कोई खून का रिश्ता उससे। ये तो नाजायज औलादे हैं लेनिन, मार्क्स और माओ की, जिनका खून का रिश्ता नहीं। हमारा खून का रिश्ता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से।
श्री राम। हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खानदान का रिश्ता है भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से, गौतम कड़ाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि से, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद से। हम ऋषियों के वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के हम संतान हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं। माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्या, हम इस धरती माता की संतान हैं। ये संघ विचार है, ये भारत का विचार, ये भारत बोध है हमारा, ये विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों का भारत बोध है, ये आपका आत्मबोध है। भारत में पैदा होकर के ये साम्यवादी, क्या बोलते हैं उनको अंग्रेजी में, ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले हमको कम्युनिज्म मानते। अब से कोई बात करे ना, ये सो कॉल्ड कम्युनिस्ट, कि हमारे पास तर्क है, हमारे पास में लॉजिक है, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। बोले एक बार शी जिनपिंग के यहां चला जाएगा, पता लग जाएगा। और ज्यादा ही सोशलिज्म देखना है तो किम जोंग के यहां चला जा। तुम बात करते हो सोशल जस्टिस की? मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन तर्क से उत्तर दे रहा हूं। ये सोशलिज्म का सूसा फैलाने वाले, ये कम्युनिज्म के नाम पर बौद्धिक दिवालियापन के शिकार और बौद्धिक दिवालियापन के बीमार, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी वाले। मैं कई प्रकार की आतंकवाद की बात करता हूं, इसमें एक है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म और इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, बौद्धिक दरिद्रता के शिकार और बीमार। उनका भी इलाज आप ही लोग करते हो देश में। और आप में से बहुत से विद्यार्थी बौद्धिक दृष्टि से भी बहुत क्षमतावान हैं, पढ़ाई में भी मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन कुछ अच्छे ना भी लेते हो तो आंदोलन तो ठोक के करते ही करते हैं। लेकिन दोनों काम साथ साथ ठीक ठीक करना बच्चों। पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आने चाहिए। मैंने थ्रू आउट हमेशा पहले नंबर पर रहा हूं, लेकिन जब आंदोलन करने की बात आई तो उस खानदान की भी जड़ें हमने ऐसी हिलाई कि आप बेचारे माफी मांगते घूम रहे। अब इससे ज्यादा आगे बोलूंगा नहीं, बिना बोले ही सब कुछ हो जाता है, तो सब बातें बोल के कहीं नहीं जाते। पढ़ाई में भी अच्छे से ध्यान देना, आपने पढ़ाई में कमजोर रहने का क्या प्रश्न है। भगवान ने हम सबको अपरिमित ज्ञान दिया हुआ है, अनंत सामर्थ्य, अनंत संवेदनाएं दी हुई है। हमारा तो डीएनए में भगवान रामकृष्ण का, ऋषियों का डीएनए है, तो उसमें बौद्धिक दरिद्रता का क्या प्रश्न है। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको प्रखर होना है। लैंग्वेजेस का भी नॉलेज, भाषा का बोध भी आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होना चाहिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में आपको कुछ बड़ा काम करना है तो वो शौर्य, वीरता और पराक्रम से होता है, और उससे आप भरेंगे। ये शौर्य, ये वीरता, ये स्वाभिमान आपके रोम रोम में कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए हर समय। तो चलिए आप आगे बढ़ेंगे, और आप सुन रहे थे बाबा रामदेव को। और अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जनवरी महीने में बजट सत्र की संभावनाएं हैं। बड़ी जानकारी है, सचिवालय ने सर्कुलर निकाल दिया है। बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए गए हैं। अभिभाषण में शामिल सामग्री भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी महीने में बजट सत्र की संभावनाएं हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। इस बार का जो बजट सत्र है वो जनवरी के महीने में होगा, इस बात की भरपूर संभावनाएं इस वक्त मिल रही हैं। और जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक बजट सत्र के लिए राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसमें संबंधित जो सामग्री है वो विभागों से मांगी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ, क्या जानकारी है, बजट सत्र क्या जनवरी में हो सकता है?
जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना जो है वो अब बनती हुई नजर आ रही। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि क्या इस बार बजट जो है वो तय समय से पहले आएगा, तो इसको लेकर अब सचिवालय ने जो है वो एक सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है और तमाम विभागों से जो है वो प्रगति कार्ड जो है वो मंगाए गए ताकि राज्यपाल जब अपना अभिभाषण करेंगे तो पिछले साल किस प्रकार की प्रगति रही ये जो है वो अपने अभिभाषण में विधानसभा में पढ़ेंगे। लेकिन खास बात इसकी इस बजट सत्र की पहले करने इसके पीछे ये कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं क्योंकि अगले साल जो है वो चुनाव होने हैं। इस लिहाज से राज्य सरकार चाहती है कि बजट जो है वो पहले आए ताकि बजट में जो जो घोषणाएं, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि काफी घोषणाएं जो है वो बजट सत्र में हो सकती है, तो उन घोषणाओं को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द राज्य सरकार करे और उसका फायदा जो है वो चुनाव में उठा सके। इसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो देखा जा रहा है कि इस बार बजट। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से ही एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने नोटिस का जवाब दे दिया है। डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा को जवाब सौंपा। इससे पहले मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा सौम्या गुर्जर ने आज अपना जवाब दिया है। यह दरअसल पूरा का पूरा मामला 4 जून 2021 का है, जब ग्रेटर ऑफिस में सौम्या गुर्जर, तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव और अन्य पार्षदों में विवाद हुआ था और इसी के चलते राज्य सरकार की ओर से बर्खास्त कर दिया गया था। सौम्या गुर्जर को कोर्ट से राहत मिली, वापस से मेयर की कुर्सी पर पदासीन हुई और अब एक बार फिर से सुनवाई के तहत नोटिस का जवाब उन्होंने दिया। देखिए, आज आपको सबको पता है आज लास्ट डेट थी और मुझे मेरा रिप्रेजेंटेशन पेश करना था और मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन सुबह सीएम साहब को पेश किया है और उनको तथ्यों से अवगत करवाया है और सीएम साहब ने बड़ी सहृदयता से सुना है पूरी बात को और मुझे विश्वास है कि न्याय होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या जानकारी सौम्या गुर्जर की ओर से अब नोटिस का जवाब दिया गया है? इससे पहले यह भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद में सौम्या गुर्जर को सुनवाई का समय दिया गया था। आज यानी 25 नवंबर तक सौम्या गुर्जर को अपना पक्ष रखना था, जिसके बाद में सौम्या गुर्जर आज करीब 5 बजे स्वायत्त शासन जो मुख्यालय यहाँ पर पहुंचकर जो निदेशक है हृदय शर्मा के सामने अपना पक्ष रखा। जो बर्खास्तगी को लेकर जो सुनवाई को लेकर जो सौम्या गुर्जर ने समय मांगा था, उसको लेकर सौम्या गुर्जर ने अपना पूरा पक्ष रखा। इससे पहले सौम्या गुर्जर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। जैसा कि सौम्या गुर्जर ने बताया कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर पूरे प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी है। मैं सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि सरकार इस पूरे प्रकरण के अंदर न्यायोचित निर्णय लेगा, ये सौम्या गुर्जर का कहना था। हालांकि सौम्या गुर्जर ने जो नोटिस के जवाब को लेकर मीडिया से दूरी बनाई रही, सौम्या गुर्जर ने कहा है कि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ निर्णय रहता है। लेकिन मैंने जो सौम्या गुर्जर का ये कहना है कि मेरी तरफ से वो जो पूरी बात रखी गई है, तो ये देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ इस पूरे प्रकरण के ऊपर निर्णय रहता है। लेकिन कुल मिलाकर सौम्या गुर्जर ने आज तकरीबन 20 मिनट जो स्वायत्त शासन निदेशक है उनसे मुलाकात कर अपनी पूरी बात रखी है। बिल्कुल रोशन, अब क्या माना जा रहा है कि आखिरकार सौम्या गुर्जर ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, नोटिस का जवाब इसके बाद दिया, तो क्या एक सरकार के सामने भी पहले सीएम को भी कन्विंस करने की कोशिश की गई है इस पूरे प्रकरण को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी? देखिए, बिल्कुल सौम्या गुर्जर ने कन्विंस करने की कोशिश की है। जब मुख्यमंत्री से मिली है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो चाहती है कि जो मेयर का जो पद है उसके ऊपर बनी रहे। वो किसी भी तरीके से अपनी बर्खास्तगी को लेकर सौम्या गुर्जर हाई कोर्ट पहुंचे। इससे पहले जो निलंबन है, जो पूरा प्रकरण हुआ था, उस पूरे प्रकरण को लेकर अपनी बात रखी है। सौम्या गुर्जर ने कहा है कि सरकार से मेरी उम्मीद है जो सरकार इस पूरे प्रकरण के अंदर पॉजिटिव निर्णय लेगी। बिल्कुल रोशन, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सौम्या गुर्जर की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया, इससे पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रिप्रेजेंटेशन दिया गया, अपना पक्ष रखा गया।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर दबंग गुंडों ने खेत में बनी झोपड़ी में आग लगाई है। जबरन खेत में फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। गुंडई यही नहीं थमी। रामगढ़ पचवारा इलाके का यह मामला है, जहां पर डाबर खुर्द गांव की घटना, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर दबंग गुंडों ने गुंडई दिखाई और खेत में जबरन आग लगा दी। सूचना के बाद भी पुलिस यहां पर नहीं पहुंची। इसके चलते पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या पुलिस इन गुंडों का, दबंगों का साथ दे रही है। खेत में बनी झोपड़ी में आग लगा दी। जबरन खेत में फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इंतहा देखिए, किसान ने फसल बोई थी, फसल पैदा की, लेकिन इन दबंग गुंडों ने यहां पर जबरन अपनी गुंडई का प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर चला दिया इस फसल पर। इससे किसान दुखी है, परेशान है। रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के डाबर खुर्द गांव की घटना, जिस पर सबसे बड़े सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। पुलिस को मौके पर जानकारी मिली, लेकिन स्थानीय थाना अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, ना ही इन गुंडों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई, जिसकी वजह से इस किसान के खेत पर दबंग गुंडों ने ट्रैक्टर चला करके इसकी फसल को तबाह कर दिया, इसके आशियाने को आग लगा दी। और इस तरीके से अब कई सवाल स्थानीय पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पर रेल ट्रैक ब्लास्ट केस को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। एटीएस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई है। एटीएस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगा है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर सबसे पहले तस्वीरें उदयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर रेल ट्रैक ब्लास्ट केस के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों की पेशी हुई है। विस्फोटक सामग्री बेचने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। अब एटीएस कोर्ट में रिमांड मांग रही है और बाकी के तथ्यों का भी खुलासा करने की कोशिश लगातार एटीएस और सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, पहली तस्वीरें। और इसी बीच उदयपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। 33 कार्टन नकली शराब के जब्त किए गए हैं। दरअसल मावली इलाके की घटना है, जहां पर एक कार्रवाई हुई है। बड़ी तादाद में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। प्रदेश में अवैध शराब माफिया लगातार पैर पसार रहा है। उदयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। 33 कार्टन नकली शराब के जब्त किए गए हैं, लेकिन शराब माफिया पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मावली इलाके में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तो वहीं धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में बाड़ी रोड पर स्थित बाल संप्रेषण गृह से देर रात को 3 बाल अपचारी फरार हो गए थे। पानी पीने के बहाने तीनों बाल अपचारी गार्डों से मारपीट करके उन्हें बंधक बना करके फरार हो गए। और इस घटना के बाद सुरक्षा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद देर रात तक कोतवाली, सदर थाना और निहालगंज पुलिस ने बाल संप्रेषण गृह से फरार हुए बाल अपचारियों की तलाश में कई जगह पर नाकाबंदी की है, लेकिन नाकाबंदी के बावजूद इन बाल अपचारियों का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। इस घटना ने बाल संप्रेषण गृहों की सुरक्षा को लेकर के पोल खोल दी है। आरोप है कि बाल संप्रेषण गृह से 3 बाल अपचारी ने गार्डों को बंधक बनाया, मारपीट की, उन्हें बांध करके फरार हो गए। कल रात को तकरीबन 9 बजे 3 बाल अपचारी गार्ड से पानी पीने के बहाने गार्ड्स को अपने पास में बुलाया और बाद में उनको बंधक बना करके और दरवाजे से निकल करके भाग गए। जितने भी अपचारी हैं ये सभी के सभी रिपीटेड अपराधी रहे हैं। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में अनेक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें इन पर डकैती, चोरी सहित जघन्य अपराध भी सम्मिलित है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए। वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे
रिपीट कर रहे हैं, राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्चूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के दो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है। ओढ़ा रेल ट्रैक ब्लास्ट केस में इस वक्त मिल रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। अन्य 4 आरोपियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कमलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। कमलेश, आज कोर्ट में पेशी हुई आरोपियों की, क्या कुछ हुआ वहां पर आज? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज विस्फोट मामले के बारे में जो एटीएस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट से एटीएस ने 5 दिन का रिमांड मांगा है पूछताछ के लिए, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन का रिमांड दिया है। अब एटीएस के एडिशनल एसपी अनंत कुमार ने कहा है कि इन 3 दिनों में जो आरोपी चारों, उनसे और गहनता से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने ही विस्फोटक सामग्री बेची थी और उसके बेचने के बाद जो बिहारी लाल और उसके पुत्र थे, इन दोनों ने मिलकर मुख्य आरोपी को ये विस्फोटक सामग्री दी और उसके बाद रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट किया था। जी कमलेश, 5 दिन के लिए रिमांड मांगी गई थी, लेकिन सिर्फ 3 दिन के लिए रिमांड मिल पाई है। क्या एटीएस के लिए ये 3 दिन पर्याप्त होंगे? जी देखिए, बिल्कुल एडिशनल एसपी अनंत कुमार का कहना है कि उन्होंने 5 दिन का रिमांड मांगा था। ऐसे में जब कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि 3 दिन का रिमांड काफी होगा। तो अब एटीएस का काम है कि वो 3 दिन में इन जो आरोपी चारों से पूरी बात निकाल सके और जो और भी कोई मामले खुलासा होने की संभावना उसको बाहर लाया जा सके। जी बिल्कुल कमलेश, क्योंकि एक एक कर बड़े खुलासे हो रहे हैं लगातार इस मामले पर। अब पूछताछ होगी तो ये कहना भी गलत नहीं है कि और भी गिरफ्तारियां भी संभव है। जी बिल्कुल, इसमें कहना गलत नहीं, क्योंकि अभी जब ये पूछताछ होगी, हो सकता है इनके साथ कोई और लोग भी जुड़े हो, उनकी संभावना भी है कि कोई और लोग भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया कमलेश आपका। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे।